अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर के एपिसोड नंबर 32 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। वॉश बेसिन के आगे झुकी पानी खोले वो मुसलसल अश्कबार थी। पानी के तेज बहाव के शोर में उसके रोने की आवाज़ कहीं दबती जा रही थी। वो रज़ायान से कहकर आ रही थी कि उसका बाप कत्ल नहीं कर सकता। उसी बाप को आज तक वो कातिल ही तो कहती आई थी। माजी, डैड, मॉम, उसकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी। मॉम कोई जवाब नहीं दे रही, वो क्यों कुछ बोल नहीं रही। उसकी बात पर न्याजी के माथे पे पड़े बल यकदम मादूम पड़े। आंखों में खौफ और डर की लहरें नाचने लगी। चेहरे पर एक अजीब रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। उन्होंने फौरन से कब्ल जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा गैर मकफल करते हुए धड़ाम से खोलते हुए अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर उनका जीता जागता वजूद वहीं मुजस्मा बन गया। दरवाजे के साथ लगा जाबिश का वजूद अब बेचैन होकर फर्श पर पड़ा था। मॉम, क्या हो गया आपको मॉम? आंखें खोले ना। आहाना दरवाज़ा खोलते ही भागती हुई उसके पास आई और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसका चेहरा थपथपाने लगी, जबकि न्याजी तो यूं तो जैसे जाबिश के साथ साथ उनका वजूद भी बेजान हो गया। मॉम उठे ना प्लीज़। बिलक बिलक कर रोती वो माँ को पुकारे जा रही थी। न्याजी के जामिद हुए कदम भी अब के मुतहरिक हुए। वो घुटनों के बल उसके पास बैठे, उसे हाथ बढ़ाकर छुआ और फिर घुटी घुटी सी पुकार उनके हलक से निकली, जाविश। मगर जवाब नदार्द। उन्होंने कांपते हाथों से जाविश की कलाई छूकर नब्ज चेक की तो अब के हकीकी मानों में उनकी रूह तड़प उठी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो एक झटके से उसके छोड़ गए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। गैर होते हवासों से वह नफ़ी में सर को जुम्बिश देने लगे। जाविश उठो, मेरी तरफ देखो, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर झंझोड़ने लगे। मत छुए मेरी मॉम को, दूर हटें इनसे, मैंने कहा दूर हट जाएं। आहाना ने दीवाना वार चिल्लाते हुए उन्हें जाविश से परे हटाया। मेरी मॉम को मार डाला आपने, अब क्यों दिखावा कर रहे हैं? आपकी वजह से मरी हैं ये। आप कातिल हैं डैड, कातिल है मेरी मॉम के, दूर हटें इनसे। न्यासी ने फिर से जाविश को छूना चाहा तो वह चिंगारी उसके लफ्ज़ों पर वो गोया पत्थर ही हो गई। उनकी बेटी उन्हें अपनी माँ का कातिल समझ रही थी। क्या वाकई वो एक कातिल बन गए थे? आपने मार डाला मेरी माँ को, बहुत बुरे हैं आप, बहुत बेहिस और सितमगर, जालिम, बल्कि कातिल हैं आप। सुना आपने, कातिल हैं आप। मैं आपको अपनी माँ के कत्ल के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये कहती हुई वो फूट फूट कर रो दी, जबकि मिट्टी से लबरेज फर्श पर बैठे वो भी टूटे हुए शख्स की तरह अपने चाहने वाली महबूब बीवी की मौत पे आंसू बहाने लगे। वो उन्हें यूं छोड़ जाएगी, उनका जुल्म उसे आखिरी सांसों तक पहुंचा देगा, ये उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो वाकई खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। जो भी गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, गुस्सा, नाराज़गी थी, सब अपनी जगह, मगर वो उस लड़की के बगैर नहीं रह सकते थे। पर वो लड़की उन्हें आज हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। जिसके पीछे उन्होंने हमदानी का वजूद गोलियों से छलनी कर डाला, वही उन्हें दागे मफारकत देकर उन्हें भी बेवजूद कर गई थी। हाँ, जाबिश उनके जुल्म, उनके इल्ज़ामात और उनकी बेतनाई मजीद न सह पाई और उनके साथ लगे कातिल के लेबल ने आखिर यकदम उसकी सांसें खींच ली। घर में सफ़े मातम बिछ चुका था। हंसती मुस्कुराती जाविश जिंदा लाश से आखिर मुर्दा लाश बनती आज उन दोनों की जिंदगियों से भी हर खुशी छीन कर लेकर जा रही थी। आहाना एक पल के लिए भी माँ की मैयत से अलग नहीं हो रही थी, जबकि न्याजी यूं थे जैसे अपनी रूह भी परवाज कर गई हो। कल जिस मुलाजमा के नंबर से जाविश अपने भाई को कॉल मिला रही थी, आज उसी नंबर पर कॉल बैक की गई तो जाविश की मौत की इतला दी गई। भाई भाभी ने फौरन पाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़ी और जब जनाजे के वक्त वो पहुंचे तो आहाना उनसे लिपट कर यूं रोई कि समंदर में गोया तूफान आ गया हो। जाविश को दफना दिया गया। भाई भाभी वापस जाने लगे तो आहाना ने उनके साथ जाने की जिद बांधी। वो यहाँ नहीं रुकना चाहती थी, यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहती थी। वो भी उसे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर न्याजी ने उसे सख्ती से उनके साथ जाने से रोक दिया। वो किसी भी सूरत अपनी बेटी को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे। इस पर बहुत बहस हुई और आखिर उन्हें आहाना को यहीं छोड़ना पड़ा। आखिर को न्याजी उसके बाप थे, मगर तब से लेकर आज तक उनसे आहाना का रवैया ठीक ना हो सका। जो गिले शिकवे, नाराजगी और रंजिशें थीं, वो आज तक बरकरार थीं। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। सूट बूट पहने वो आदमी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो पहले से ही सोफे पर बराजमान ज़यान ने उन्हें भी बैठने का इशारा किया। एक वाहिद तुम ही हो जिसे मेरा बेसब्री से इंतजार रहता है, देखकर खुशी होती है। उसके मुकाबिल बड़े सोफे पर टांग जमाए बैठ गए। इंतज़ार कैसे नहीं होगा मलिक शब्बीर साहब, आखिर को आप मेरे अहम मुखबिर हैं, मगर आप पूरा घंटा लेट हैं। इस बात में इंस्पेक्टर मलिक शब्बीर का कहकहा गूंज उठा। वो तो मैं हूँ, और रही बात ताखीर की तो कोई छोटा मोटा केस हाथ नहीं लगा। ऐसे में मैं तो दोनों तरफ से घिरा हुआ हूँ, बहुत छुप छुपा कर आया हूँ। सादिक के केस से तो तुम्हें निकाल लिया था, न्याजी को ये यकीन दिलाकर कि किसी की जाति की दुश्मनी होगी।
इससे मुमकिन है उसने खुदकुशी की हो, और ये कि कोई सिरा हाथ ना लगा, जबकि तुम्हारा वो आदमी हाथ लग चुका था जिसे तुम ऑस्ट्रेलिया भगा रहे थे। मगर हम ठहरे तुमसे वफादार, सो तुम्हारे कत्ल पे पर्दा डाल गए। मगर अब उस सितारा बीबी के कत्ल का क्या करना है, जिसमें भी सरासर तुम्हारा हाथ है? बताता हूँ। आपने बस मुझसे वफादारी निभाते रहना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। वरना जानते हैं ना कि जिस रोज़ आपने ज़रा सी भी गद्दारी की मेरे साथ, उस रोज़ आपके भी तमाम काले करतूत खोल कर रख दूंगा। जयान के इस बात पर उन्होंने पहलू बदला। उनके अलावा न जाने उस शख्स के हाथों और कौन कौन कठपुतली बना हुआ था। अरे जयान, क्यों बार बार ये जिक्र करते हो? जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। मेरे जो लब सिल गए वो कभी खुलेंगे नहीं। उन्होंने लबों को जिप लगाते हुए कहा। यही बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरी तरफ मुकम्मल बेनियाजी थी। न्याजी के केस का क्या करना है? अगर उन्हें रिहा नहीं होने देना तो बताओ, ताकि पक्के सबूत बनाए उनके खिलाफ, वरना जल्द या बदेर उनका वकील उन्हें रिहा करवा लेगा। ये तुम भी जानते हो कि उन्हें ज़्यादा देर हिरासत में नहीं रख सकते। उनकी बात पे ज़यान ने हंकारा भरा और पुरसोच निगाहों से उनकी जानिब देखा। सबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है, होने दो रिहा उसे। मलिक शबीर ने उस बात पर अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखा। जब उन्हें रिहा ही होने देना था तो फिर उनको हथकड़ियाँ लगवाई ही क्यों? ये आपका मसला नहीं है, आपसे जितना कहा है सिर्फ उतना करें। वो कच खलकी से गोया हुआ। जहाँ तक मुझे समझ आ रही है तो वो ये कि तुम यकीनन उनकी रेपुटेशन ख़राब करने के चक्करों में हो। उन्होंने अंदाज़ा लगाया। अंदाज़े अच्छे लगा लेते हो। बहरहाल एक दिन तो उसे जेल का जायका चखने दो। वो आपके मध्यम सा मुस्कुराया था। वैसे बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं, सितारा और न्याज़ी से आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है? असल वजह से तो तुमने मुझे अनजान रखा है। देखो, मेरे लब तुम्हारे मामले में सिले हुए हैं, सो तुम मुझे बता सकते हो। उन्हें असल वजह जानने का बहुत तजस्सुस था कि आखिर न्याज़ी से उसकी किस बात पे दुश्मनी थी। मगर ज़यान हर बार इस सवाल के जवाब में उसे मायूस ही करता। बता सकता हूँ, मगर बताऊँगा नहीं। मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि जिस राज के मेरे और न्याज़ी के दरमियान से निकलने के सबब मैंने उस तीसरे को मार डाला, वही राज अपने मुंह से किसी को बताऊँ। आखिर किस लिए तुमने उस तवाइफ की चाय में जहर डलवाकर उसे मरवाया और फिर अपनी इस खास मुलाजमा को, जो तुम्हें हर खबर से बाखबर करती थी, वहां से गायब करवा दिया? कम अज़ कम यही बता दो। वो कितने मुतजस्सिस से ज़यान अच्छे से जानता था, मगर कुछ भी बताने की गलती वो हरगिज़ नहीं कर सकता था। आप यकीनन चाय पी कर जाएंगे। आप बैठिए, मैं आपको कुछ देर में नहीं, चाय पीने का वक्त नहीं है। बताया ना कि मुश्किल से वक्त निकाल कर आया हूँ, अब चलूँगा। वो उठे और मुझसे मुसाफिहा करते बाहर निकल गए। अब आपको कैसे बताऊं शबीर साहब कि किस लिए उस तवाइफ को मुझे ऊपर पहुंचाना पड़ा। ज़यान ने जेब से काले रंग की USB निकाली और फातिहाना मुस्कुराहट लिए उसे अपने हाथों में घुमाने लगा, जिसमें न्याज़ी की वो वीडियो महफूज थी जिसके जरिए सितारा दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। ये USB मुलाजमा ने ज़यान तक पहुंचाई थी। वो मुलाजमा जिसे महीना भर पहले उसने खास तौर पर सितारा की एक एक खबर उस तक पहुंचाने के लिए उसे वहां भेजा। सितारा ने थोड़ी बहुत तफ्तीश के बाद उसे नौकरी पर रख लिया। मगर जिस रोज़ उसका न्याज़ी से झगड़ा हुआ, ज़यान को उससे बेहतर मौका कोई ना लगा उसका काम तमाम करके इल्ज़ाम न्याज़ी पर डालने का, क्योंकि वह सितारा जिसे लालची और मतलबी लड़की की तरफ से बेफिक्र नहीं हो सकता था। वह किसी भी वक्त फिर से उसे ब्लैकमेल कर सकती थी। माफ़ करना सितारा, मगर तुम जैसे लड़की भरोसे के काबिल ना थी। उसने USB को ही मुट्ठी में कैद कर लिया। और हाँ न्याज़ी, मैंने सच कहा था कि मैंने तुम्हारी महबूबा को कत्ल नहीं किया, क्योंकि मैंने तो कत्ल करवाया है, और तुम अच्छे से जानते हो कि कत्ल करने और करवाने में बहुत फ़र्क होता है। हंसता हुआ वो उठा और अपने उसी खुफिया रूम की तरफ चला आया। हैंड स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा खोला और फिर तिजोरी गैर मकफल किए USB उसमें महफूज कर दी। ये इंस्पेक्टर मलिक क्यों आए थे? वो कमरे में दाखिल हुआ तो आहाना के इस सवाल से उसे झटका लगा। तुम जानती क्यों इन्हें? ज़यान मुतफक्कर हुआ कि वो उन्हें यहाँ देख चुकी है और कैसे जानती है। ज़यान ने बगौर उसका चेहरा देखना चाहा कि आया वो उनकी बातें सुन चुकी है, मगर नहीं, उसके चेहरे पर कुछ भी सुनने का शुबा न था। हाँ, सादिक का केस यही हैंडल कर रहे थे, मगर कातिल को पकड़ ना पाए। डैड से मिलने काफ़ी मरतबा घर आते रहते थे, मगर यहाँ क्यों आए थे? बताने के बाद उसने फिर से अपना सवाल दोहराया। मैंने बुलाया था इन्हें। वो बहाना तलाश कर चुका था। आपने? मगर किस सिलसिले में? इस्तफहामिया निगाहें उस पर जमाए आहाना ने पूछा। तुम्हारे डैड की रिहाई के सिलसिले में। देखो आहाना, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे डैड कातिल हैं या बेकसूर, क्योंकि कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ शक के बिना पर उन्हें हिरासत में लिया गया, मगर फिर भी जितनी गवाहियाँ मिली हैं सभी उनको कातिल जाहिर करते हैं। वो बोलता हुआ उसके पास ही बेड पर बैठ गया। लेकिन अगर वो बेकसूर हैं तो मैं उन्हें जेल हरगिज़ नहीं सड़ने दूंगा, और इंस्पेक्टर साहब से मिलने का भी यही सबब है कि वो इस केस को ज़रा हल्के हाथों से ले। ज़यान ने खामोशी से बैठी आहाना के हाथ को छूते हुए कहा। आपने कहा कि आप नहीं जानते, और जानती तो मैं भी नहीं हूँ, मगर मेरा दिल कहता है कि वो कातिल नहीं है। इस बात पर ज़यान ने जबड़े भींचे। आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल भी यही कहता है कि तुम परेशान मत होना, वो जल्द रिहा हो जाएंगे। उसने आहाना का हाथ दबाकर गोया उसे हौसला दिया। वह हंकारा भरकर रह गई। आहाना, तुम सोई नहीं अभी तक?
रात के 2 बज रहे थे। जब ज़यान की आंख खुली, उसने करवट बदली तो जागती हुई आहाना पे नजर पड़ी। नींद नहीं आ रही। उसका बाप जेल में था, उसे भला कैसे नींद आती? भला उनसे कितनी ही नाराजगी और गुस्सा सही, मगर एक मुजरिम के हिलाकर रातें जेल में गुजारें ये आहाना अपने डैड के लिए फिक्रमंद हो। वह थोड़ा सा आगे होकर को हुआ। उसका बोलने का दिल नहीं चाह रहा था, बस गुमसुम सी बैठी थी। मैंने क्या कहा था कि परेशान मत हो, वो जल्द घर लौट आएंगे। चलो शाबाश, अब आंखें बंद करो, खुद ही आ जाएगी नींद। उसको प्यार से कहता वो खुद फिर से लेट गया और आंखों पे बाजू रखे आंखें मूंद गया, क्योंकि उसकी वजह से अपनी नींद कुर्बान करने के मूड में हरगिज़ नहीं था। आहाना ज़यान को भी परेशान नहीं करना चाहती थी, उससे इसलिए लेट गई जबकि उस बात से अनजान थी कि ज़यान को उसकी परवाह थी ही कब। आपकी बेल हो चुकी है। रात भर वो जागते हुए जेल में एक दिन और एक रात उन्होंने कैसे गुजारी थी ये वही जानते थे। उनका सर चकरा रहा था। वो घुटनों में सर दिए बैठे थे जब ये अल्फाज समाअतों से टकराए। कैदी को आज़ादी की नवीद सुनाई गई थी। वो चकराते वजूद के बावजूद भी फ़ौरन उठ खड़े हुए। यहाँ साइन कर दीजिए न्याज़ी साहब। मलिक शबीर के सामने हाजिरी दी गई तो उन्होंने फ़ाइल का एक पेपर खोलकर उनके सामने किया, जिस पर उन्होंने साइन कर दिए। मैंने कहा था ना कि आप जैसे लोगों के लिए ये जगह शायान शान नहीं है। अब आप बेफिक्र होकर अपने बंगले में जा सकते हैं। आपके वकील से तमाम मामला तय हो चुके हैं मेरे। न्याज़ी ने एक नज़र मलिक शबीर को देखा और एक नज़र अपने वकील को, और फिर दोनों का एक साथ ही शुक्रिया अदा किया। दोबारा मुझे हथकड़ियाँ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना मलिक। शुक्रिया के साथ तंबीह भी की गई। भूलिए मत न्याज़ी साहब कि हथकड़ियाँ आपको पंजाब पुलिस ने लगाई थी, ना कि सिंध पुलिस ने। ये तो शुक्र अदा कीजिए मेरा कि आपका केस मेरे हाथों में आया, वरना इन मोटी मोटी काली सलाखों से पीछे छुड़वाना आसान नहीं होता, और हर बार वकील भी काम नहीं आते। समझ रही हैं ना आप मेरी बात? अच्छे से समझ रहा हूँ। बस साइन ही चाहिए थे या मज़ीद भी कोई कार्रवाई बाकी है? वे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहते थे। नहीं, तमाम कार्रवाई यहीं ख़त्म, अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। फाइल बंद करके अपने पास रखते हुए जाने की इजाज़त दी गई तो वो अपने वकील के साथ बाहर निकल गए। डैड आप कैसे हैं? बाप घर दाखिल हुआ ही था कि हादी फुर्ती दिखाता उठकर उनके पास चला आया। ठीक हूँ बेटा, थकावट से चूर लहजे में जवाब दिया गया। शुक्र है आप आ गए डैड, मैं बहुत फिक्रमंद था आपके लिए। हादी ने उनके आते बस उसका हाल पूछा। उनके लिए फ़िक्र जाहिर थी बजाय उन पर सवालों की बौछार करने की। कि क्या वाकई आपका उस लड़की से ताल्लुक़ था? क्या वाकई आपने उसे कत्ल किया? वगैरह वगैरह। मैं ठीक हूँ हादी, परेशान मत हो। वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए इलियाना और निशा की नज़रों में अपने लिए बदगुमानी देखकर जहाँ उन्हें तकलीफ़ हुई, वहीं उस तकलीफ़ का असाला हादी की फ़िक्र ने कर दिया। ज़रा अपने डैड से ये भी पूछ लो कि इश्क माशूकी कब से शुरू कर रखी है इन्होंने, वो भी 2 टके की तवाइफ़ों के साथ। इलियाना बिना बच्चों की मौजूदगी का लिहाज की ऐसा बोल उठी। नियाज़ी क्या कहते कि बात तो सच थी, मगर थी जिल्लत में डूबी। इश्क माशूकी की हद तक तो ठीक था, मगर ऐसा काम क्यों किया जो जेल जाने की नौबत आन पड़ी? ये बात तो नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। फजूल बातें मत करो इलियाना, अपने शौहर पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सारे जहाँ में शर्मिंदा करने वाले काम आप करें और शर्म खाएं हम? आखिर क्यों? ताल्लुक आप बनाएं, कत्ल आप करें, जेल आप जाएं और उस पर भी मैं शर्म करूं? बातें सुनो मैं क्यों? वो भड़क उठी। कोई कत्ल नहीं किया मैंने। दोबारा मुझ पर कातिल का लेबल लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना अच्छा नहीं होगा। कोई उन्हें कातिल कहे ये उनसे बर्दाश्त नहीं था। वरना क्या करेंगे आप? क्या आप मुझे भी कत्ल कर दें? बोले, आपकी वजह से सोसाइटी में हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आपके गुनाह हमारी ज़िंदगी में बदमज़गी पैदा करें, मुझे भी ये गवारा नहीं है। आपके आमाल हमारी ज़िंदगियों पर भी नज़रअंदाज होते हैं, इसलिए आइंदा कुछ भी करने से कबल आप भी 100 बार सोच लीजिएगा। कुछ खलकी से कहती वो पाँव पटकती वहाँ से चली गई। निशा भी उसके पीछे ही उठ गई, जबकि नियाज़ी ये सब सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। इलियाना का कहना गलत ना था। हाँ, बोलने का अंदाज ज़रूर गलत था। उसे उनके ताल्लुकात से कोई सरोकार ना था कि ना कभी नियाज़ी ने उन्हें वो अपनायत दी जो एक बीवी का हक होती है, और ना ही उसे ऐसी किसी अपनायत की ख्वाहिश थी। हाँ, मगर सोसाइटी में अपने नाम और मकाम की ज़रूर फिक्र थी। मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही डैड, आप ऐसा करें, आए मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। उस वक्त वाकई उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि वह बिना किसी सहारे के नहीं चल पाएंगे। तभी उसका सहारा लिए उठ खड़े हुए। ऐसा नहीं था कि हादी बाप से नाराज़ नहीं था उस ताल्लुक़ के लिए जो कल उस पर मुनकशिफ हुआ, मगर वो उस वक्त उस पर नाराज़गी जाहिर नहीं करना चाहता था जब सब उनके खिलाफ थे। मुझे घर जाना है ज़यान, 1-2 घंटे के लिए। क्या मैं चली जाऊँ? उसे जैसे ही हादी से खबर मिली कि डैड घर आ चुके हैं, वो बस उन्हें देखने जाना चाहती थी। हाँ, चली जाओ। नियाज़ी रिहा हो चुके थे। ये खबर सबसे पहले तो ज़यान तक पहुंची थी और वह जानता था आहाना के घर जाने का सबब भी वही है। और इजाज़त मिलने पर आहाना ने बता भी दिया कि वो क्यों जा रही है। अच्छी बात है, तुम्हें उस मुश्किल घड़ी में उनके पास होना चाहिए। उन्हें अपनों की ज़रूरत है इस वक्त। और हाँ, प्लीज़ उनसे ज़्यादा सवाल जवाब मत करना, बस उनके लिए अपनी फ़िक्र जाहिर करना। समझ रही हो ना? जी समझ गई मैं। अब जाऊँ? उसे जाने की काफ़ी जल्दी थी।
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते हुए तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा, बल्कि मुझे भी तो मिलना है उनसे। चलो आओ। टेबल से गाड़ी की चाबी उठाए वो बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया तो अहाना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। क्या हुआ ज़यान, आपको तो डैड से मिलना था, मगर अब कहाँ जा रहे हैं? उसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर अहाना ने पूछा। आता हूँ कुछ देर तक। ये कहते हुए ज़यान ने किसी का नंबर डाल करते हुए वो मोबाइल कान से लगाया और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया, जबकि वो अंदर चली गई। अरे अहाना, आप ही आप? हादी उसे देखकर बेहद खुश हुआ। कैसे हो? ठीक हुआ, ज़यान भाई नहीं आए? उसने बाहर को झांकते हुए पूछा कि शायद वो पीछे आ रहा हो। नहीं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था तो कुछ देर तक आएंगे। अच्छा, वो सर हिलाने लगा। डैड कहाँ है? हादी समझ गया वो आज किसके लिए आई है, वरना वो कब आती थी भला। अपने रूम में है, आप कुछ लेंगी? कुछ भिजवाऊँ आपके लिए? बताने के बाद उसने पूछा, क्योंकि जानता था वह नियाज़ी के रूम में ही जाने वाली है। नहीं थैंक यू मेरे प्यारे भाई, इस वक्त कुछ खाने पीने की तलब नहीं है। मुस्कुराकर कहती वह नियाज़ी के कमरे में चली आई, जो आंखों पे बाजू रखे नीम दराज थे। किसी की आहट पाकर उन्होंने बाजू हटाया तो सामने अहाना का चेहरा दिखाई दिया। अहाना, तुम यहाँ आओ। उसे देखते ही वो गोया हशाश बशाश होते उठ बैठे और उसे भी बैठने का कहा तो वह कदरे फासले पे बैठ गई, मगर बोली कुछ भी नहीं। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बात करे, क्या कहे उनसे। ऐसा क्यों किया आपने? वो बोली तो खामोशी का फसूं टूटा। वो जानते थे कि वो किस बारे में पूछ रही है। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। वही जवाब जो कल दिया गया। तो आपने एक तवाइफ से नाजायज़ रिश्ता कायम कर लिया? खूबसूरत थी सिर्फ इसलिए? खूबसूरत लड़कियां तो और भी हैं दुनिया में, और आपको भला लड़कियों की क्या कमी? इसके अलावा और किसी से भी बना लेते ताल्लुक, मगर एक जायज़ ताल्लुक। कौन था आपको कुछ कहने वाला? हमेशा आपने अपनी मर्जी ही की है, तो अब भी कर लेते एक और शादी, मगर कम से कम हमारी नज़रों में अपने किरदार को यूं तो ना गिराते ऐसे गुनाहों के मुर्तकिब होकर। वो उन्हें शर्मिंदगी दिला रही थी, जबकि वह पहले ही काफ़ी शर्मिंदा थे। लड़की अगर छुपकर शादी ही क्यों ना कर ले, उसे दुनिया में रुस्वा करके रख दिया जाता है, जबकि उसने तो एक जायज़ रिश्ता कायम किया होता है। भले उसका तरीका गलत हो, मगर जब मर्द बिना किसी जायज़ ताल्लुक के वो सब करे जो कि हराम हो, तो उसे क्यों नहीं टोका जाता? उस पर उंगलियां क्यों नहीं उठाई जाती? मर्द है तो क्या उसे सब जायज़ है, सब माफ है? बोले डैड, मेरी माँ की दफ़ा तो आपकी बहुत खैरत जागती थी, जबकि वो तो सिर्फ और सिर्फ आपसे वफादार थी, मगर अपनी दफ़ा आप क्या सारा सही गलत भूल गए? एक बात तो बताएं, क्या आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपकी जवान औलादे भी हैं? बीवी को तो छोड़ें, बीवियों को तो मर्द कुछ समझते ही नहीं है। उनके एहसासात, उनकी मोहब्बत की तो कोई वक़्त होती ही नहीं है। मगर क्या औलाद का सोच कर भी शर्म नहीं आई कि उन्हें पता चला कि उनका बाप किस किस्म के ताल्लुक बनाए हुए तो क्या होगा? अहाना की बातें उन्हें बेहद अजियत दे रही थी। वो जितना चाहते थे कि अहाना का दिल अपनी तरफ से साफ कर दें, उतना ही मामलात उलट होते जा रहे थे। बरसों बाद जाकर तो वो उनके साथ अच्छे से पेश आना शुरू हुई थी, मगर वो खुशी भी वक्ती निकली। पहले साविश की मौत ने बेटी को उनसे दूर किया, और अब सितारा की मौत ने। आपको आती हो या नहीं, मगर मुझे तो बहुत आती है। आपने तो ज़यान के सामने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। क्या सोचते होंगे वो कि उनकी बीवी का बाप? इससे आगे वो बोल ना पाई, जबकि ज़यान के नाम पर उनका सोया हुआ गुस्सा जाग उठा। भाड़ में गई उस कमीने की सोच। खुद ना जाने वो किस किस से ताल्लुक बनाया होगा, और यहाँ मेरी बेटी के सामने पाकबाज बना बैठा है। उसके सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मर्द की बात कर रही हो कि मर्द धोखेबाज और बेवफा होते हैं, तो भूलो मत कि ज़यान भी एक मर्द ही है, और मेरी ज़ात से उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं जो भी करूँ वो उसकी सरदर्द नहीं है। मेरे अमाल को लेकर उसे तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ज़यान से जिस कदर उन्हें नफरत थी, इसके सबब वो खुद को ये सब बोलने से रोक ना पाए, जबकि अहाना उनके मुंह से ऐसा सुनकर मुतहय्यर सी रह गई। ज़यान ऐसे हरगिज़ नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अमाल का उनसे कोई लेना देना नहीं, जबकि आपका क्या हमारी ज़िंदगियों पर भी असरअंदाज होता है। कल से वो आपके लिए इतने फिक्रमंद थे, आपके लिए कोशिशें कर रहे थे कि जल्द अज जल्द रिहा हो जाए, और आप हैं कि उनके मतलब कैसे सोच रखते हैं? ज़यान के मतलब ये बातें उसे सख्त नागवार गुजरी। और रही बात वफा की, तो माफ़ कीजिएगा डैड, मगर वो आप जैसे हरगिज़ नहीं है कि एक बीवी के होते हुए किसी दूसरी लड़की से ऐसे ताल्लुक़ बनाए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत जैसी नहीं है जिसमें मेरी मॉम बस सज़ा ही काटती रही। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनकी ये मोहब्बत सच्ची है। अहाना तकलीफ से गोया हुई कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के शौहर के मतलब ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि नियाज़ी भी ऐसे कभी ना कहते अगर जो ज़यान ने उन्हें अपना असल रूप ना दिखाया होता। उन्हें भी तकलीफ हो रही थी कि उनकी बेटी एक धोखे की ज़िंदगी जी रही है, और वो उसे हकीकत से आगाही देने को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेबस हैं। हाँ, मगर ऐसी बातें ज़रूर करना चाहते थे ताकि उसे ज़यान की तरफ से मशकूक कर सकें, और मशकूक करने का सबब यही था कि जब उसकी हकीकत खुले तो तकलीफ़ की इंतहा ना हो, उसका सदमा गहराई में ना जाए। वो उसे शक व शुबहात में पहले से ही डालना चाहते थे। इतना एतबार भी अच्छा नहीं होता अहाना कि उसके टूटने पे दिल तो लहूलुहान हो ही, मगर उसकी किरचियाँ समेटने में हाथ भी बुरी तरह ज़ख्मी हो जाए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने मोहब्बत को मोहब्बत की तरह ना निभाया। इस मोहब्बत ने मुझे वहशी बना डाला, मगर तुम अपनी माँ की तरह मोहब्बत में ढीठ मत बनना मेरी बेटी।
तुम्हें तुम्हारा शौहर अजियत पहुंचाए तो मत सहना मेरी जान, मत सहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मोहब्बत का अंजाम भी तुम्हारी माँ की मोहब्बत जैसा हो। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उन्होंने पस मुर्दगी से कहा, आप मेरी फिक्र मत करें। कहा ना कि ज़यान मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत आप जैसी हरगिज़ नहीं है डैड, जो किसी को मौत के मुंह में धकेल कर ही चैन पाए। कुछ खलकी से कहती वह सर्द मोहरी से उनके हाथ पीछे हटाती उठ खड़ी हुई और जाने लगी। और हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। प्लीज़ ऐसी बातों से और अपने किसी भी अमल से आप मेरे लिए तकलीफ का बायस मत बनिएगा। पहले ही बहुत मुश्किल से खुश रहना सीखा है, अब इसी खुशी की राह में रुकावट मत बनिएगा प्लीज़। हाथ जोड़कर कहती अब कि वो रुकी नहीं। तुम्हें कैसे बताऊं आहाना कि जिन खुशियों को तुम अपने लिए अब्दी समझ रही हो वो तो सिर्फ आर्जी हैं, और उन्हें तुमसे छीनने में मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे घटिया शौहर का हाथ होगा। मगर मैं कैसे सब ठीक करूं मेरे बच्चे, कैसे? वो उन्हें सुकून देने की बजाय मजीद बेसुकून करके जा चुकी थी। तुम सही कहते थे हादी, तुम्हारी बात मानकर मैंने सही किया, वरना शायद आज मैं और ज़यान एक ना होते। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। उनका मेरी ज़िंदगी में आना मेरे लिए खुशकिस्मती का बायस है, क्योंकि मैं हर लम्हा खुश रहने लगी हूँ। मुझे अपने आसपास सब अच्छा लगने लगा है। उनका साथ मुझे बेहद मसरूर कर देता है। मगर क्या आप ही? वो रुकी तो हादी ने पूछा। मगर डैड से शायद मेरी ये खुशी बर्दाश्त नहीं। वो मुझे ज़यान से न जाने क्यों बदगुमान करना चाहते हैं। उन्हें भी बेवफा मर्दों में शुमार करना चाह रहे थे। शायद वो दिली तौर पर उनको पसंद नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं, मगर बहुत गलत कहते हैं। वो ज़यान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मुझे उनकी मोहब्बत में पूरा यकीन है। आखिरी जुमला वो मुस्तहकम अंदाज में बोली। आप ही भले ज़यान भाई आपके साथ मुखलिस हैं, सिर्फ आपको चाहते हैं, मगर ऐसा मत सोचे कि डैड आपको खुश देखना नहीं चाहते। वो वाहिद आप ही को तो खुश देखने के मतमनी है। अगर वो उन्हें दिली तौर पर पसंद ना होते तो कभी आपका हाथ उनके हाथ में ना देते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। मैं नहीं जानता क्यों वो इस कदर आपसे मोहब्बत करते हैं, मगर वो करते हैं आप ही। आप प्लीज़ उनसे बदगुमान मत हुआ करें, उन्हें तकलीफ पहुंचती है। हादी उसे अपनायत से समझाने लगा। उसका बाप उसे बहुत चाहता है, इस बात से वो भी अच्छे से वाकिफ थी, मगर क्या करती इस दिल का जो नॉर्मल होता ही नहीं था। ठीक कहते हैं तुम, मगर ज़यान के बारे में वो सब नहीं कहना चाहिए था उन्हें। वो मेरे शौहर हैं, उनके मुतलिक मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें समझना चाहिए। उसने मूड को बेहतर करना चाहा, एक लंबी सांस भरकर। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने कि उन्हें ख्याल रखना चाहिए था। खैर, आप इन बातों को सोचकर दिल बुरा मत करें। ईद का चांद बनकर तो आप आती हैं, इस पे भी ऐसा मूड तो ऐसा नहीं चलेगा। चले आए आपके रूम में चलकर बातें करते हैं। यकीनन आप अपने रूम को बहुत मिस करती होंगी। हादी का कहना था कि वो झट खड़ी हुई, क्योंकि ऐसा ही था जैसा वो कह रहा था। अब सिवाय हादी के उसे किसके साथ टाइम बिताना था, सो चल पड़ी। निशा मोबाइल में गुम हाई हील्स पहने टिक टिक करती बाहर को जा रही थी। जब अंदर दाखिल होते ज़यान से उसकी टक्कर हुई और वो गिरती गिरती बची थी, क्योंकि ज़यान ने थाम जो लिया था। निशा खुद को तो ढीला छोड़ गई थी, मगर मोबाइल को मजबूती से थामे रखा कि गिर ना जाए। अरे अरे, तुम ठीक तो हो? ज़यान जो उसे कंधों से थामे हुए था छोड़ता हुआ पूछने लगा। येस, आई एम फाइन। वो एक अदा से बाल झटकती बोली, ये सोचे बिना कि अगर वो उसे ना थामता तो वो गिर जाती, तो ये अदाएं और एटीट्यूड धरे का धरा रह जाता। ज़यान ने एक नज़र उस बिगड़ी नवाबजादी को देखा और पूछने लगा, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? ओह, तो डैड से मिलने आए हैं। मुझे लगा शायद अपनी मिसेस के बगैर रहा ना गया तो पीछे पीछे चले आए। वो तंसिया लहजे में बोली। तुम्हें जो लगा बिल्कुल सही लगा, मगर उसे ले जाने से कल सोचा अपने ससुर साहब से भी मिलता जाऊं। तो क्या बताना पसंद करो कि कहाँ है वो? ज़यान ने उसकी तंसिया बात की तरदीद हरगिज न की, जिस पर वो अंदर ही अंदर बल खाकर रह गई, जिसका मतलब था वो जेलस है। अपने रूम में है आपके ससुर साहब, बेरुखी से कहती हुए दरवाज़ा पार कर गई। बीवी को तो जैसे हीरे मोती लगे हैं जो ये शख्स उस पर मर ही मिटाए। हाय काश मुझे भी कोई ऐसा हैंडसम चाहने वाला हीरो मिल जाए, जलकर कहती। बाद में वो हसरत से दुआ गोई और पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी में जा बैठी। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।